इसके अलावा दूसरा वीडियो है मोहन नर्सिंग होम का। हम आपको पहला जो वीडियो दिखा रहे हैं ये काफ़ी वायरल हुआ था, मोबाइल फ़ोन से लिया हुआ है और छत से आप देख रहे हैं कि 2 दर्जन से नौजवान और ये धुंधला हो जाता है। इस वायरल वीडियो में गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है, दिखाई भी देख भी सकते हैं। चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन शरीर का हम बाकी हिस्सा आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। वो बहुत ही हृदय विदारक है। इसका नाम शाहिद खान अलवी है, लेकिन फिर भी पुलिस को सुनिश्चित करना होगा कि क्या ये शाहिद ही है। उस वक्त छत पर था जिसके सामने से मोहन नर्सिंग होम से गोली चल रही थी और दिल्ली में ही था, ये तो इसकी पुष्टि है। शाहिद बुलंदशहर का बताया जाता है, ऑटो रिक्शा चलाया जा रहा है। तो क्या जो छत से आपने देखा उसकी गोली से इसकी मौत हुई है, ये तो फोरेंसिक जांच और गोलियों की जांच से साबित होगा, टीवी से नहीं हो सकता है। लेकिन एक संदर्भ बन रहा है कि एक बिल्डिंग के सामने से गोली कोई चला रहा है और इस तरफ कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। शाहिद नाम का एक व्यक्ति था, 24-25 साल का रहा होगा। 24 फरवरी 2020 को उसकी हत्या हो जाती है, उसको पेट में गोली लगती है और उसे आपने देखा कि रवीश कुमार ने बताया कैसे सीढ़ी से जो है उसको उतारा जा रहा है। रवीश कुमार ने अपने वीडियो में दूसरा एक और वीडियो दिखाया था अपने प्राइम टाइम शो में कि मोहन नर्सिंग होम पे किस तरह से कुछ लोग थे जो गोली चला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे। वो पहले नीचे भी थे, फिर बाद में ऊपर गए, या पहले ऊपर थे बाद में नीचे गए। रवीश बताते हैं कि इनका उनको पता नहीं है, लेकिन किसी यूजर ने जो उन्हें ये वीडियो भेजा है। उसके बाद वो कट करते हैं और दूसरे तरफ दिखाते हैं कि उसके अपोजिट में एक बिल्डिंग है और अपोजिट इस तरह से बोला जाता है, इस तरह से मतलब दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है या लीड किया जाता है लोगों को कि वो जस्ट मतलब 2-3 गली छोड़ के या इस तरह से दोनों एकदम रेंज में है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि जिस बिल्डिंग से वो शव उतारा जा रहा है, लास्ट नहीं, वो शायद उस वक्त घायल ही है शाहिद, तो वो बिल्डिंग जो है, जो हमारे पास चार्जशीट है, उस बिल्डिंग और मोहन नर्सिंग होम की बिल्डिंग के बीच की दूरी 78 मीटर है। 78 मीटर आप ही सोच लीजिए कि अगर कोई मोहन नर्सिंग होम का हिंदू या उधर वाला मुसलमान जो है 78 मीटर अगर एक पत्थर का टुकड़ा फेंक सकता है, तो उसे ओलंपिक में भारत को जो शॉटपट जो होता है गोला फेंक, उसमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये कमाल की मतलब चीज़ है। खैर, वो बात अलग है। तो रवीश कुमार ने बड़े ही सावधानी से चुने हुए शब्दों के साथ बार बार हालांकि, लेकिन, हम तो, इन शब्दों का सहारा लेके दोनों वीडियो दिखाया। इस तरह से दिखाया कि इधर वाले ने जो गोली चलाई उधर वाले को लगी है वही गोली। हालांकि हो सकता है कि हम जो यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हम सही बात नहीं जानते, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि यही वीडियो, लेकिन दोनों आमने सामने हैं, बिल्डिंग, वीडियो आ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि गोली जो है मोहन नर्सिंग होम से चली हुई। तमाम तरह का इंसिनुएशन जो है आपको लीड किया जाने लगा कि आप ये सोचने लगे कि शाहिद की मौत जो होती है वो मोहन नर्सिंग होम से चली हुई गोली से ही होती है, जबकि सत्य इससे काफ़ी 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 दूर है। सत्य और तर्क जो आ रहे हैं सामने, और इनके सामने आने के बाद भी आप नहीं देखेंगे कि रवीश कुमार अपने शो में या फिर नगमा सहर हैं, निधि कुलपति हैं, इनफैक्ट एनडीटीवी के किसी भी शो में इन चार्जशीटों के ऊपर, इसकी डिटेल्स के ऊपर आपको कोई भी प्रोग्राम नहीं दिखेगा। निधि कुलपति और नगमा सहर जो चार्जशीट के ऊपर डिस्कस कर रही थी, वो था जो चार्जशीट हमारे पास या पब्लिक डोमेन में 1 महीने पहले आ चुकी थी, उसको बाद में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले उस समय ये लोग पूरा गिरोह लगा हुआ था कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई सारी चार्जशीट, क्योंकि उसमें सफूरा जरगर थी, उसमें खालिद सैफ़ी है, उसमें उमर खालिद है, उसमें शर्जील इमाम है, उसमें एक शर्जील उस्मानी है, ये सारे लोग नामित हैं। तो ये लोग डिस्क्रेडिट कर रहे थे पुलिस को कि नहीं, ये सारा चार्जशीट तो बकवास है, ये मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। उसी समय हिंदू वाला भी चार्जशीट आया था कि एक कट्टर हिंदू एकता ग्रुप करके व्हाट्सएप पे बनाया हुआ था, उन्होंने गोकुलपुरी में मुसलमानों की हत्या की है, ऐसा जो है उन पर अपराध लगा, उसमें 9 लोग शायद नामित हैं। तो उसको 1 महीने के बाद चलाया जा रहा था। अब बात यह है कि ये चार्जशीट जो है बाकी, जिसमें डिटेल्स हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं पे कैसे हमला किया, ये चार्जशीट क्यों नहीं चला रहा है? मतलब न रवीश चला रहा है, न नगमा सहर चला रही है, न
निधि कुलपति चला रही। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? और रवीश पे तो मैंने बात करना ही छोड़ दिया, क्योंकि अब वो इनकॉन्सिक्वेंशल हो गया, उसका कोई अब मतलब नहीं रह गया जर्नलिज्म में, उसको कोई अब सीरियसली नहीं लेता। इस फुटेज को उसने चलाया था, इसलिए मैं उसका नाम भी ले रहा हूँ, वरना मुझे उसका नाम भी लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जो है अब डिस्कोर्स से वो गायब हो चुका है हिंदी पत्रकारिता से। मतलब टीआरपी भी ऐसा ही बता रहा है और पब्लिक में भी अब जो है उसको सिवाय दुत्कार के और कुछ मिल भी नहीं रहा है। अब इसी सब को बताते हुए शाहिद की लाश जब उतर रही थी तो ये भी एक मीडिया में चला कि हाँ वो लोग जो है नीचे से देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस तरह के नारेबाजियाँ भी हो रही थी, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, बस कह दिया गया किसी के द्वारा। इन सारी बातों को देखते हुए हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपके पास क्या पहुंचा कि मोहन नर्सिंग होम से एक गोली चली और शाहिद को लग गई, शाहिद जो है मर गया। आपके पास जिस बिल्डिंग से शाहिद को उतारा जा रहा था, ये सवाल भी आपके पास नहीं पहुंचा कि शाहिद उस बिल्डिंग पे क्या कर रहा था, उस बिल्डिंग पे कौन लोग थे, दंगों के दौरान कोई छत पे क्या कर रहा होता है। हिंदू वाली छत पे जो आपने दिखाया कि हाँ यमुना विहार वाले इलाके में हिंदू बहुल इलाका है, वहाँ पे छत पे जो हिंदू लोग चढ़े हुए थे, चार्जशीट में भी इससे इनकार नहीं किया गया है कि उस पर हिंदू लोग चढ़े हुए होंगे, लेकिन सप्तर्षि स्टील एंड एलॉय की जो बिल्डिंग है जिसमें और मज़दूरों का घर भी था, वो मज़दूर भी वहाँ पे रह रहे थे, उसके फर्स्ट फ्लोर पे स्टोरिंग थी, मतलब बिल्डिंग का सामान मिलता है, सीमेंट है, छड़ है, बाकी चीज़ें मिलती हैं। सेकंड भी फ्लोर उसका उसी तरह से बिल्डिंग के ही सामानों से था, उसमें फिर कुछ परिवार भी रह रहे थे। उसको निकालने वाले लोग कौन थे? 30 मुसलमानों की भीड़ जो है उस छत पे क्यों चढ़ती है सप्तर्षि स्टील एंड एलॉय पे, और वो उस इलाके में है, 25 फुटा रोड के पास है। जो रवीश कुमार बताना भूल गए कि जो 2 वीडियो उनको मिली है उन दोनों के बीच जो है दूरी 78 मीटर की। तो ये क्यों? क्या ये ऑन पर्पस भूला गया? हो सकता है क्योंकि मीडिया ने जिस तरह से जितना वीडियो काट काट के दिखाया, और खुद ही क्लेम भी कर रहा है रवीश कि कई बार वीडियो जो मिलता है उसमें पहले क्या हुआ और वो कब ख़त्म हुआ ये हम नहीं जानते, उसके बावजूद एक कटा हुआ क्लिप दिखाता है। रवीश जो नहीं दिखाता है उसका हम चर्चा करेंगे कि शाहिद को हॉस्पिटल लेकर कौन लोग गए, उन लोगों ने क्या हॉस्पिटल में रह के अपना नाम लिखवाया, हॉस्पिटल में क्या ये इंश्योर किया कि अगर घायल है तो ये मरे नहीं, क्या उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश की, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बैकग्राउंड जानना चाहेंगे कि 24 फरवरी को जो होता है उससे पहले क्या हुआ था। उससे पहले आपको ध्यान होगा, और संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि ये मैं पिछले वीडियोज में भी बता चुका हूँ, फिर भी ताकि एक कहानी जो है पूरी क्रिएट हो सके, आप समझ सके कि कहाँ से क्या शुरू होता है और कैसे होता है। 23 फरवरी को भीम आर्मी ने भारत बंद का ऐलान किया। उसमें दलित, मुसलमान और NTCA प्रोटेस्टर, ये सारे लोग जो साथ होते हैं। और आप ये समझिए कि ये उसी इलाके से शुरू होता है और इसमें लीड कर रहे थे मार्च को सफूरा जरगर, जिनका नाम रतन लाल की हत्या के चार्जशीट में आता है। ये लोग वहाँ से चल रहे थे, पुलिस ने समझा बुझा के उनको जो है रोक दिया था। आपको ये भी याद होगा कि इन लोगों के पास पुलिस का परमिशन नहीं था, और बाद में पता चला कि डेलिबरेटली इन्होंने परमिशन नहीं लिया था ताकि जब पुलिस इन्हें रोके तो ये मॉब को इंसाइट कर सके, उनको जो है उनमें उन्माद भरा जा सके कि देखो ये फांसीवादी पुलिस है, तुम्हारे राइट टू प्रोटेस्ट को, संवैधानिक अधिकार को ये जो है दबा रही है, उसको कुचल रही है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। स्टेज से जो है ऐलान किया गया कि अब जो हम डरेंगे नहीं, अब हमें दिखाने का मौका आ गया है कि अब हम इन्हें छोड़ेंगे। उस दिन के बाद क्या होता है कि ये जो मार्च राजघाट की तरफ जा रहा था उसको पुलिस ने समझा बुझा के रोक दिया, और किसी तरह उस मार्च को जो है कंटेन कर लिया जाता है। और इसके बाद एक मीटिंग होती है उसी रात चांदबाग इलाके में, गुप्त मीटिंग होती है जिसमें सफूरा जरगर हैं, वहाँ के लोकल कई मुसलमान हैं, उसमें खालिद सैफी आता है जो फंड करते हुए, वो अलग केस में फंसा हुआ है, मलेशिया तक से वो फंड लाने के लिए गया हुआ था, जाकिर नायक से उसकी बातचीत हो रही थी। ये लोग एक गुप्त मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में बताया जाता है कि मुसलमानों को रॉड, हथियार और तमाम तरह की ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम, एसिड आदि जो है ये सब जुटा के अपने पास रखने की, और अगले दिन जो है हम
एक पूर्व नियोजित तरीके से योजना बन गई थी। और एक और गुप्त मीटिंग हुई थी इससे 15 दिन पहले 8 तारीख को, जो कि एक दूसरे चार्जशीट में मेंशन किया गया है कि उसमें जितने भी शाहीन बाग टाइप के बाग बगीचे जो मशरूम की तरह उग गए थे कुकुरमुत्तों की तरह, उसके 2-2 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया था। जहाँ जहाँ पे भी ये NTCA प्रोटेस्ट चल रहे थे, जहाँ जहाँ बाग टाइप का मॉडल चल रहा था, और वहाँ पे निर्णय ये लिया गया था, और ये निर्णय इन लाइन विथ शर्जील इमाम्स थॉट कि हम बड़े बड़े शहरों का चक्का जाम क्यों नहीं कर देते, मुसलमान सड़कों पे क्यों नहीं आता, हम बड़े बड़े सड़कों को क्यों नहीं बंद कर देते कि आवागमन जो है पूरी लाइफ जो है ठप पड़ जाए, तब ये हुकूमत हमारी बात सुनेगी। 8 फरवरी को इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि चूंकि ट्रंप उस समय आएगा, इसलिए 24-25 का टाइम जो होगा 23-24-25 यही अप्रोप्रिएट मोमेंट है कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे। और 8 फरवरी से एक महीने पहले 8 जनवरी को ताहिर हुसैन, जो मुख्य दंगों का मुख्य साजिशकर्ता और फाइनेंसियर बोला जा रहा है, उसने जो है उमर खालिद और खालिद सैफी ये लोग से शाहीन बाग में मुलाकात की थी। ये उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट में है, एक अलग चार्जशीट में, तीसरी चार्जशीट की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और आप ये बातें जानते हैं। ये सारी योजना बनती है और इसकी परिणति किसमें होती है कि एक दंगाई भीड़ महिलाओं की, बुर्का क्लैड वुमेन जो है, बुर्का पहनी हुई महिलाएं, पुलिस की एक टुकड़ी पे हमला बोलती है, रतनलाल को खींच लेती है, ACP और SP जो है अनुज शर्मा, अमित शर्मा, इनको खींच लेती है, बुरी तरह से अटैक होता है उन पर, पत्थर ईंटों से इधर से मुसलमान नवयुवक जो है हमला कर रहे थे और उधर से जो है मुसलमान औरतें, और पुलिस जो है ऑब्वियसली औरतों पे हमला नहीं करेगी, ब्रूट फोर्स का उपयोग नहीं करेगी। तो ये भी एक योजना के तहत हुआ था और उसमें जैसा कि मैंने कहा कि रतनलाल बलिदान हो जाते हैं और दसियों पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। ये 1 बजे की बात है। इसके बाद पूरा का पूरा दंगा उस इलाके से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, एक जाफराबाद और एक वजीराबाद। जाफराबाद में आपको ध्यान होगा कि पिंजरा तोड़ की ये जो देवांगना और ये सारे लोग थे, इन लोगों ने वहाँ पे पूरा सड़क जाम कर रखा था। और चार्जशीट में क्लियरली मेंशन्ड है कि NTCA प्रोटेस्टर्स ने सांप्रदायिक नारेबाजियां की और प्रो CA प्रोटेस्टर्स पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक उधर काम जो है चालू हो गया। इसी दौरान अब 3 बजने को आया और तब जो है आपको दिखेगा कि सप्तर्षि स्टील एंड अलॉय की बिल्डिंग पे 30 मुसलमान की एक भीड़ आती है। लकड़ी का यूज करके, लकड़ी की सीढ़ियों का और पटरों का यूज करके वो चढ़ती है, ऊपर चढ़ती है तो वहाँ कुछ मज़दूरों का परिवार था, उसको गाली गलौज करके भगा दिया जाता है। मज़दूरों के परिवार ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि इन लोगों ने देखा कि बाकी छतों पे कई लोग बोरियों में ईंट और पत्थर नीचे से ला के रख रहे थे और पूरी तैयारी चल रही थी और पत्थरबाजी हो रही थी। यहाँ पर इसी ग्रुप में शाहिद भी था, इसी छत पर शाहिद भी था जहाँ से वो नीचे उतारा गया था। अब जो है चार्जशीट में अब इसकी हत्या के बारे में कि शाहिद कौन था, ये अल्लाह मेहर करके एक व्यक्ति हैं, उनका पुत्र था और कहा जाता है बुलंदशहर का था और टीवी मीडिया में बताया गया कि वो ऑटो यहाँ पे चलाता था। अब बात यह है कि शाहिद जब ऑटो चलाता था तो ऑटो वो छत पे क्या करने गया था? क्या छत पे ऑटो चलते हैं? छत पे किस पर्पज़ से हो गया था वहाँ पे? ये कुछ सवाल है कि शाहिद को छत पर से उतारा जा रहा है, लेकिन छत पे वो चढ़ा भी तो है। छत पे क्या करने चढ़ा था? वो जो नवयुवकों की वहाँ पे भीड़ है, जाहिर सी बात है कि हिंदुओं की भीड़ तो थी नहीं, हिंदुओं की भीड़ में शाहिद वहाँ पे क्या कर रहा होगा? वहाँ पे शाहिद क्या करने के लिए चढ़ा था? उसके पेट में गोली लग जाती है। अब आपको ध्यान रहे कि नारेबाजी और ये करके पूरा उकसाया जा चुका था दोनों तरफ की भीड़ों को। 1 बजे जब लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो चुका था, मैंने जैसे कि बताया आपको कि ट्रंप के चक्कर में ऑब्वियसली पुलिस जो है कम ही आ पाई थी और जो पुलिस आई थी उसके ऊपर भी इस तरह से हमला बोल दिया गया। और दंगों के समय में पुलिस का बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं रह जाता, खास करके उन दंगों के समय जो दंगे प्री प्लान्ड होते हैं। तो यहाँ पे 1 बजे जब रतनलाल की हत्या हो जाती है, पुलिस तितर बितर हो चुकी होती है, तो अब हिंदुओं के पास सिवाय इसके कि इस बात को रिकॉग्नाइज करने की हमें जो प्रोटेक्ट कर सकता था पुलिस, वो भी अब यहाँ पे नहीं है। तो वो क्या करते?
वो प्रतिरक्षा में मोहन नर्सिंग होम की छत पे जाते हैं, और भी छिटपुट हो सकता है दूसरे छतों पे भी होंगे। और ये पूरा चार्जशीट में लिखा हुआ है कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हो रही थी और गोलीबारी भी ठीक ठाक वहाँ पे हुई है। वही बात है कि पुलिस गोली नहीं चला सकती, और आपने देखा कि वो शाहरुख जो था वो किस तरह से बेखौफ होकर पुलिस के ऊपर गोली धाए 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 चलाता हुआ आगे बढ़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक तरह से पुलिस को भी ब्लेम करना शायद बेमानी है। हमारे यहाँ की पुलिस को, जो एक तरफ तो अमेरिका का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया हुआ है और दूसरी तरफ उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इस लेवल की तैयारी चल रही थी। कुछ लोग बोलते हैं कि तब तो पुलिस का ही फेलियर है कि उनको पता नहीं चला कि यहाँ तैयारी चल रही थी। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि ताहिर हुसैन ने अपने चार्जशीट में और कन्फेशन में लिखा है खुद ही कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं उसी के बहाने जो पत्थर और ईंटें मंगवा रहा था। तो ये बहुत सामान्य सी चीज़ है कि आप 2-3 ट्रक जो है ईंट पत्थर मंगवा लिए और रातों को आप मिल रहे हैं, इलाका पूरा जो है मुसलमानों का ही है, उसमें किसी को पता नहीं चलना कि आप क्या करें। मस्जिदों के छतों पे पत्थर मिले। दूसरी बात, मोलोटोव कॉकटेल बनाने के लिए जो पेट्रोल बम होते हैं उसके लिए 2-4 बार कार को आपको फुल टैंक करा के लाना है, घर में शीशी बोतल में डाल के करना है। उसके बाद मुसलमान की ही एक फैक्ट्री थी एसिड की, गंगा जल नाम से, गंगा जल नाम के टैंकरों में एसिड, टंकियों में एसिड भरा हुआ था, और वो बोतलों में भर के जो है महिलाओं ने इकट्ठा कर रखा था। पुरुषों ने बोला था कि छतों से उन्हें फेंकना है। वेल्डिंग करके छतों पे जो है स्लिंग शॉट्स बनाए गए थे, गुलेले बनाई गई थी, ताकि क्या मतलब, मैं ये आपको सिर्फ इसलिए बार बार बताता हूँ कि आपको ध्यान रहे कि ये तैयारी हो रही थी और इन सब चीज़ों के बारे में पुलिस को खबर नहीं हो पाती है। क्योंकि कोई भी आदमी अपने घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पुलिस जो है इस बात पे शक नहीं करेगी कि वो ईंट क्यों मंगवा रहा है, पत्थर क्यों मंगवा रहा है। नॉर्मल सी बात है, मंगवाएगा ही। हर आदमी के कार का टैंक भरा हुआ है कि नहीं, ये पुलिस चेक नहीं करती है, जो भी है। तो पुलिस उस तरह से सोच के नहीं आई थी कि तुम्हारे लिए भी प्लानिंग की गई है। ताहिर हुसैन ने अपने कन्फेशन में लिखा है कि हमें पता था पुलिस आएगी, और हमने उस पुलिया पे इतने 1000 मुसलमान उतार दिए थे कि पुलिस चाह कर भी हमारी तरफ आ ही नहीं पाती। उधर से वो करावल नगर में दोनों तरफ से उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, तो पुलिस का घुसना जो है नामुमकिन था। इसलिए पुलिस पे भी, और जब फायर आर्म्स चल रहे हो, आपको गोली चलाने की आज़ादी नहीं है लेकिन आपके ऊपर गोली चल रही हो, तो वहाँ पुलिस जो है मूक दर्शक बन सकती है, या जान बचा के भागेगी, या ऑन ग्राउंड जो है उस पर आंसू गैस के गोले वोले छोड़ देगी। लेकिन कितने गोले छोड़ेगी, कितने लोग वहाँ पे हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या हुआ कि 2 खेमों में ये बढ़ चुका था। अब वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि NTCA प्रोटेस्टर्स ने ही ये सारा किया था। उसमें जो वहाँ के लोकल मुसलमान थे, सलीम मुन्ना है, सलीम खान है, अरशद है, इसी तरह के नाम है, और कुछ जो चार्जशीट में और भी नाम है, उसमें देवांगना का भी नाम है, एक रवीश का भी नाम है। रवीश वो वाला नहीं, ऑब्वियसली। इसमें ऑर्गेनाइजर्स थे, राइट्स के कॉन्स्पिरेटर्स थे। ये सारे लोग जिस तरह से हमला कर रहे थे, तो पुलिस ने माना, और इसने मेंशन किया चार्जशीट में कि ये तुरंत जो है इकट्ठा नहीं किया जा सकता था, ये पूरी तरह से पूर्व नियोजित तरीके से ये प्लानिंग के साथ हुआ था। तो अब दोनों तरफ के छतों पे जो है कब्जे हो गए थे। यमुना विहार हिंदू बहुल इलाका, उस उधर की छतों पे हिंदू लोग थे। चांदबाग वाला इलाका जो है मुस्लिम इलाका है, तो उधर की छतों पे मुसलमान थे। सप्तर्षि एलॉय की बिल्डिंग की कहानी मैंने आपको संक्षेप में समझा ही दी कि किस तरह से 30 मुसलमानों की भीड़ आती है, वहाँ जो लोग रह रहे थे उसको भगा देती है, चढ़ती है, और वहाँ से फिर फायरिंग होती है और पत्थरबाजी होती है। वहाँ से देखा जाता है कि बाकी छतों पे भी लोग तैयारी में आ रहे थे। ये सब आई विटनेस का अकाउंट है, जो बोल रहा है कि लोगों को मैंने देखा कि बोरियों में पत्थर और ईंट लेके चल रहे थे। और आप पूछेंगे कि बोरी में कैसे पता चलता है, तो मूर्खों को पता नहीं चलेगा, बाकियों को दिख जाएगा कि बोरी में क्या लेके दंगों के समय में लोग चल रहे हैं। आग लगाने का सामान, वही पेट्रोल बम आदि, माचिस, ये सब जो उन्होंने बोला कि लोग लेके चढ़े थे, और बाकी छतों पे उन्होंने देखा कि लोग चल रहे थे। अब 3:30 बजे के लगभग शाहिद को जो है गोली लग जाती है। गोली लगती है, उसके बाद उसको उतारा जाता है। उतारने के आधा मिनट तक में वीडियो ख़त्म हो जाता है, जो आप लोगों ने देखा।
उसके बाद क्या होता है ये किसी को पता नहीं। उसके बाद सीधा ये खबर आती है कि हिंदुओं ने जो है शाहिद की जान ले ली। उसके बाद ये होता है कि ये जो मुसलमान सो कॉल्ड इसके मित्र रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे, ये लोग इसे एक मदीना हॉस्पिटल है उसकी सीढ़ियों पर रख के भाग गए। 3:30 बजे जब मदीना हॉस्पिटल के डॉक्टर मंजूर हैं, उनको ये दिखता है लाश, तो वो जो है पीसीआर को फ़ोन करते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी मिली है। और फिर वो मतलब वहाँ से जो है पुलिस को पता चलता है कि एक और डेथ हो गई। और सवाल अब ये उठता है कि मान लीजिए कि हिंदुओं ने जो है गोली मारी थी, तो वहाँ पर तो इनको रहना चाहिए था और ये बताते, वहाँ पे नाम लिखवाते हॉस्पिटल में कि भाई हमारे दोस्त को गोली मार दी हिंदुओं ने, हमने देखा किधर से गोली आई थी, कुछ और इन्फॉर्मेशन होता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिजनों ने, जो परिवार वाले शाहिद का है, उन्होंने जो है बॉडी को आइडेंटिफाई किया और उसको जो गोली लगी है उसकी प्राथमिक जांच से ये पता चला है कि वो किसी छोटे हथियार से, मतलब पिस्टल जो होता है उससे चला है और बहुत ज़्यादा दूर से ये नहीं चला हो सकता है। खास करके 78 मीटर की दूरी से राइफल जो होता है, जिसकी नलियां जो है, नाल जो होता है बड़ी होती है, उस तरह के राइफल से वो भी प्रेसिजन से मारा जाएगा तब लगेगा किसी आदमी को। अदरवाइज जो है ये किसी मतलब छोटे आर्म से निकली हुई गोली जो है उतनी दूर से जो है नहीं लग सकती है। खैर, मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी तभी पूरी तरह से बात पता चलेगी, जो कि चार्जशीट में भी मेंशन किया गया है। लेकिन प्राथमिक जांच में यही पता लगा है, पुलिस ने माना है कि ये चांसेस कम है, ऐसा संभव जो है, संभवतः ऐसा संभव नहीं है कि 78 मीटर दूर से मोहन नर्सिंग होम से चली गोली से जो है इसकी हत्या हुई हो। अब यहाँ पे ये भी संभावना है कि छोटे फायर आर्म से, छोटे हथियारों से जो गोली कौन मार रहा होगा, वो इलाका मुसलमान बहुल था, उधर से सिर्फ आ रहे थे पत्थर, उधर से ऐसा नहीं था कि 5 मीटर दूर दूसरी गली के छत पे जो है हिंदू जो है उस पर हमला कर रहे थे। नहीं, वो इलाका मुसलमान बहुल है, उधर का कंट्रोल मुसलमानों के था। तो हो ना हो, ये इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपस में या तो किसी दूसरे छत से या उसी छत पे जो गोली चला रहा था गलती से जो है, ऑब्वियस सी बात है कि एम करके तो आप मारते नहीं, वहाँ पे ट्रिगर पे हाथ है और आपने चला दिया और हो सकता है उसको छिटक के गोली लगी हो, सीधे लग गई हो, ये सब तो बाद में ही पता चलेगा। सारे आरोपित जो हैं इस चार्जशीट में, सारे आरोपितों के नाम जो है मुसलमान हैं, जिसमें मोहम्मद फिरोज है, चांद मोहम्मद है, रईस खान है, एमडी जुनैद है, इरशाद है, अकील अहमद है, ये सारे नाम जो है मुसलमानों के ही हैं। अब सवाल कुछ ये उठते हैं, वापस उसी वीडियो पे जाते हैं जो मीडिया चला रहा था बार बार और जो मीडिया में लिखा गया था उस वक्त। मतलब आप मोहन नर्सिंग होम लिख के सर्च मार दें तो आपको दिख जाएगा कि कैसे इसको स्पिन किया जा रहा था। पूरी जो ही ये वीडियो आता है, पूरी एक फर्जी कहानी जो है मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की गई और पूरा कुनवा जो है एक तरह से लग जाता है कि आगे का वीडियो क्यों नहीं किसी ने दिखाया, कि वो लोग कौन थे, उसके पीछे का वीडियो क्यों नहीं दिखाया, कि क्या उस छत से भी गोलीबारी हो रही थी। हम तो ये भी सवाल पूछ सकते हैं ना कि हो ना हो रवीश के पास पूरी वीडियो होगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सिर्फ उतना ही वीडियो दिखाया कि वो छत से जो है सीढ़ी से उतार रहा है, और अगर वो वीडियो बना ही रहा था तो और भी वीडियो बना लेता। वो वीडियो कोई सड़क पे खड़ा होकर बना रहा है आदमी, और वो उसके साथ भी जा सकता था। वो बड़ा एक क्लियर फुटेज है और शायद मोबाइल फ़ोन का फुटेज ना हो सकता है कि मीडिया जो रिकॉर्ड कर रही थी वहाँ पे उसी का फुटेज हो, ये कोई नहीं जानता। तो पूरा वीडियो जब आपके पास नहीं है तो आपने कैसे क्लेम किया कि मोहन नर्सिंग होम से चली हुई गोली के कारण हो सकता है मारा गया हो। आप वैसे समय में जब पूरा नैरेटिव चल रहा था कि इस दंगे को मुसलमान विरोधी बता दिया जाए, इस दंगे को बता दिया जाए कि हिंदुओं ने ही ऑर्गेनाइज किया था, वही जो है, और पूरा का पूरा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एक नारे पे पूरा का पूरा दंगा जो है पिन कर दिया जाता है। और एनडीटीवी जो मतलब ड्रोन फुटेज से पता चला कि मस्जिद के छत पे पत्थर रखा हुआ है तो उसको क्लिप करके जो है लगाता है कि वो वाला हिस्सा ना दिखे। एएनआई का फुटेज था वो। तो ये सब खुराफात जब होने लगता है तो हमें लगने लगता है, हम भी ये शक करने लगते हैं कि हो ना हो रवीश के पास पूरा फुटेज होगा। रवीश के पास ये फुटेज होगा जैसे मोहन नर्सिंग होम से आवाज़ आ रही है, मतलब मोहन नर्सिंग होम से कोई कुछ चला रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, किसी के हाथ में गन है, ये क्लियरली नहीं दिखता है। आवाज़ आती है कहीं से
तो रवीश अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जिसने रिकॉर्ड किया है ये फुटेज, उसके पीछे से गोली नहीं चली है। मतलब वो आवाज़ पीछे से नहीं आ रही, फ्रंट से ही आ रही। मतलब वीडियो के फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है रवीश बन जाते हैं कि वहीं से गोली चलने की आवाज़। हमें ये नहीं पता है कि एक्चुअल में मोहन नर्सिंग होम से गोली चली भी थी कि नहीं चली थी, ये कोई नहीं जानता। ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि आवाज़ पीछे से आ रही थी, आगे से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी, इस तरह की बात है। तो फिर शाहिद वाली बिल्डिंग से क्या गोली नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी। जब रवीश बोल रहा है कि खूब गोलीबारी हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि हिंदू के ही पास हथियार थे और वही गोली चला रहा था। जबकि मुसलमान जब 50 दिनों से इसकी पूरी प्लानिंग कर रहा था, जो चार्जशीट में मेंशन है कि बहुत ही एकदम क्लिनिकल प्रेसिजन के साथ ये प्लान किया गया था कि हमें पता है कि अगर हम मार्च पे निकलेंगे तो अगर परमिशन ले लेंगे तो पुलिस मार्च करने देगी, परमिशन नहीं लेंगे तो पुलिस रोकेगी, तब हम रिटेलिएट करेंगे, तब हम जनता को बताएंगे कि देखो फांसीवादी जो है हमें मार्च भी करने से रोक रहा है। क्योंकि जनता को ये पता नहीं होता है कि मार्च करने के लिए भी आपको परमिशन चाहिए। तो आप लोगों को उकसा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो पुलिस फोर्स का। दे वर लुकिंग फॉर ए ट्रिगर पॉइंट कि किसी तरह से हमारे पास कुछ तो मिल जाए। जब इन्हें कुछ ट्रिगर पॉइंट नहीं मिला, जब इनके ऊपर ये प्रोटेस्टर्स ने भी सिर्फ कहा कि हम सड़क खाली करवा लेंगे अपने तरीके से, उन्होंने हिंसा भी शुरू नहीं की, उन्होंने शायद नारेबाजी की। तो नारेबाजी तो तुम हिंदुओं से आज़ादी, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, फ़क हिंदुत्व, हिंदुओं कहलास जाओ, खिलाफत 2.0, तुम्हारी नारेबाजी तो लगातार चल रही थी। तो हिंदुओं ने अगर कुछ नारेबाजी कर भी दी, और हिंदुओं ने तो कोई रिलीजियस नारेबाजी की भी नहीं, तुम्हारा नारेबाजी तो पूरी तरह से मजहबी है। नाराए तकबीर, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, आज़ादी का नारा कश्मीर से जो चल के आया और हिंदुओं से ही आज़ादी, वो तो खुल्लम खुल्ला बोल ही दिया कि हिंदुओं से आज़ादी। इन्होंने तो बोला देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जाहिर सी बात है कि देश के गद्दारों को गोली ही मारी जानी चाहिए। जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसके तो हर जगह सजा मौत ही है। तो इस नारे में तो न तो टेक्निकली कुछ गलत लग रहा है मुझे, ना ही ये वायलेंट लग रहा है मुझे। मतलब गोली मारो सालों को कहने से वो वायलेंट नहीं हो जाता, जबकि उसके सामने एक पूरी जमात है, एक पूरी भीड़ है, एक पूरा समुदाय है जो स्टॉक कर रहा है हथियार, जो 3-4 मीटिंग कर चुका है। जो 3-4 मीटिंग तो एक्चुअल में चार्जशीट में कन्फेस किया इन्होंने किया है। पता नहीं कितनी मीटिंग्स हुई हों। रतन लाल को मारने से पहले 2 बार, एक बार 23 तारीख को भी भीड़ जो है मूव करती है, लेकिन उस दिन जो है किसी तरह पुलिस ने उस पर नियंत्रण कर लिया। तो अगले दिन ये बुर्का वाली महिलाओं का गेम बीच में ले आते हैं कि इस पर तो पुलिस हमला नहीं करेगी। तो ये इम्प्रोवाइज भी कर रहे थे, इनकी प्लानिंग भी पूरी तरह से एकदम फूल प्रूफ जिसे बोलते हैं वो था कि पुलिस आएगी तो हम कैसे रोकेंगे, पुलिस अगर रोकेगी हमें तब हम क्या करेंगे, छतों पर तुम किस किस तरह की चीज़ें इकट्ठा रखो। ये सारी चीज़ें होती हैं और इस वायलेंस के आगे जो एक्चुअल में पत्थर है, गोली है, बंदूक है, छड़े हैं, एसिड की बोतलें हैं, पेट्रोल बम है, उसके सामने हिंसक क्या है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। सीरियसली हम ये मान लें कि बस वही एक नारा था जिससे भाई मुसलमान इतना ज़्यादा प्रताड़ित फील करने लगा, उनको इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये नारा अगर हमें कोई बोलेगा तो हमारा तो सफाया हो जाना है, पोग्रोम हो जाएगा मुसलमानों का। अब तो हमें मतलब हमारे पास इस नारे से बचने के लिए गोली और बम फोड़ने के कुछ बचा ही नहीं है भाई, इसलिए मुसलमानों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये जो नारा है इसको काउंटर करने के लिए बम मार दो, गोली चला दो, पेट्रोल बम फेंको, एसिड फेंको, तमाम तरह की चीज़ें करो और ये रेट्रोस्पेक्टिवली करो। मतलब 50 दिन से इसकी प्लानिंग करो कि जब कोई नारा जाफराबाद के मेट्रो स्टेशन के नीचे कोई लगाएगा तब जो है हमें पता है कि उस दिन नारा लगेगा और तब जो है उसी समय ट्रंप भी आया रहेगा। हम जो है उसी वक्त जो है हम इतने डर जाएंगे उस नारे से कि हमारे पास अपनी प्रतिरक्षा में, अपनी सुरक्षा के लिए और कोई उपाय बचेगा ही नहीं। तो इस पूरे कांड को आपको इस तरह से भी देखना पड़ेगा। अब जो है ये पूरी रिपोर्ट जो है आप पढ़ना चाहें तो नुपुर शर्मा जो हमारी अंग्रेज़ी की एडिटर हैं उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। वो जो मैं
उसे जो है ऐड कर दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं। हम लगातार ऐसे चार्जशीट्स लाते रहेंगे और ये जो नंगे वामपंथी मीडिया कर्मी हैं, और मीडिया कर्मी अब मैं चूँकि कोई बेहतर शब्द नहीं है और ना ही वेश्याओं को मैं गाली देना चाहता हूँ या उन्हें बैड लाइट में दिखाना चाहता हूँ, इसलिए प्रेस्या भी नहीं बोल सकता, प्रेस्टिट्यूट भी नहीं बोल सकता, बिकॉज आई रिस्पेक्ट द प्रोस्टिट्यूट्स एंड आई कैन नॉट डिमीन देम बाय गिविंग देयर नेम टू रवीश एंड द लाइक्स। तो रवीश जैसों को वेश्यावृत्ति से भी जोड़ना, वो जो है वेश्यावृत्ति के धंधे को गाली देने जैसा है, जो कि मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहता। वो मजबूरी में करते हैं, रवीश की चॉइस है, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। तो इस पूरे रिपोर्ट को आप जो है जाके अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। हमारे पास और भी चार्जशीट हैं। अभी कुछ ही दिनों में, 1 से 2 दिनों में, नूपुर ने और कल्प ज्योति हैं, हमारे अंग्रेज़ी ही टीम के हैं, तो उन दोनों ने मिलके और पूरे ऑफ इंडिया टीम द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स और बैकग्राउंड में क्या चल रहा था, पूरी की पूरी इन दंगों की, दंगा कैसे हुआ, वो कहाँ से चालू होता है, एक विस्तृत रिपोर्ट लगभग 400 पन्नों की है और 1 लाख के करीब शब्द हैं उसमें। वो किंडल वर्जन हम रिलीज करने वाले हैं, वो जल्द ही आएगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे पढ़ें, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास तथ्य नहीं होंगे काउंटर करने को। जिस तरह से गोधरा का नरसंहार जो हिंदुओं के ऊपर किया गया था, 59 कार सेवकों को जला दिया गया था, और वो दंगे भी हिंदुओं के ऊपर ब्लेम किए जाते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर वो दंगा किया। तो ये दंगा भी जो पूरी तरह से पूर्व नियोजित था और सारे तथ्य जो है चीख चीख कर इसके साक्ष्य जो है आपके सामने रख रहे हैं, बावजूद इसके ये हमारे ऊपर डाल दिया गया। ऐसा भविष्य में ना हो, इसलिए आपको वो किताब पढ़नी चाहिए, वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। मैं भी कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी उसी तरह का एक वृहद रिपोर्ट आए। एक किताब को अगर हो सके तो ला सकूँ तो लाऊंगा, ताकि आप लोग जो है इन दंगों के सत्य को जो है वामपंथी चश्मे से ना देख पाएँ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमें काफ़ी ज़रूरत है आप लोगों की, और मैं हर वीडियो में ये अपील नहीं करता, अब मुझे लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उनके पास एक चार्जशीट लगती है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, जिसमें हिंदू आरोपित हो, जबकि हिंदुओं ने इस पूरे दंगे में सिवाय सेल्फ डिफेंस में हथियार उठाने या उन्हीं का हथियार छीन के उन्हीं को जो है उन पे हमला बोलने के और कुछ नहीं किया है। ये दंगे हिंदुओं पे ब्लेम किए जा रहे हैं। तो जब तक आप अपनी संगठनात्मक क्षमता नहीं दिखाएंगे, आप इसे शेयर नहीं करेंगे लोगों के बीच, तब तक हर बार जो है वामपंथी पर्सपेक्टिव से ही आप ही लोगों के ऊपर, आप ही के मज़हब के ऊपर, आप ही के धर्म के ऊपर ये पूरा का पूरा दंगा भी ब्लेम कर दिया जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।